आज हम बात करेंगे कि कैसे एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी ने पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया और इस एक घटना ने भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। देखिए, भारत में ब्रिटिश राज की कहानी किसी बड़ी जंग या आक्रमण से शुरू नहीं होती है। इसकी शुरुआत तो बहुत ही कह सकते हैं चुपचाप हुई थी, एक बिजनेस डील से, एक ऐसी कंपनी से जिसने धीरे धीरे खुद को एक पूरे साम्राज्य में तब्दील कर लिया। इसकी शुरुआत हुई एक 1-2 पंच से, मतलब दो बड़े झटके जो 1757 और 1765 के बीच लगे। पहला था एक धोखा, एक साजिश, और दूसरा एक असली लड़ाई, एक असली जीत। और इन्हीं दो घटनाओं ने भारत में 200 सालों के ब्रिटिश शासन की नींव रख दी। तो चलिए सबसे पहले जरा माहौल को समझते हैं। आखिर 18वीं सदी में बंगाल में ऐसा क्या था, वो इतना बड़ा इनाम क्यों था कि हर कोई उसका एक टुकड़ा चाहता था। आप सोचिए, उस वक्त बंगाल दुनिया के सबसे अमीर, सबसे प्रॉस्परस इलाकों में से एक था। यहाँ की जमीन बेहद उपजाऊ थी, यहाँ का सिल्क और कॉटन दुनिया भर में मशहूर था। और हाँ, शोरा यानी सॉल्ट पीटर, जो बारूद बनाने के लिए बहुत जरूरी था। इन सब चीजों ने बंगाल को यूरोप के व्यापारियों के लिए एक चुंबक की तरह बना दिया था। तो जाहिर है सिर्फ अंग्रेज ही नहीं थे, डच, फ्रांसीसी, ये सब यहाँ मौजूद थे। सबकी अपनी अपनी ट्रेडिंग पोस्ट्स थीं और इस दौलत पर कब्जा करने के लिए इनके बीच जबरदस्त होड़ मची हुई थी। अब आता है पहला झटका, और ये कोई आम लड़ाई नहीं थी जिसमें तलवारें चली हों। नहीं, ये एक बहुत ही शातिर साजिश थी। एक ऐसा पॉलिटिकल टेकओवर जिसका फैसला जंग के मैदान में नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे हुआ था। तो टेंशन बढ़ क्यों रही थी? वजह थी टैक्स की चोरी और गैर कानूनी किलेबंदी। अंग्रेजों के पास दस्तक नाम के ट्रेड परमिट्स थे जिनका वो जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब कंपनी के नाम पर अपना पर्सनल बिजनेस चला रहे थे बिना कोई टैक्स दिए, और इससे बंगाल के खजाने को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। और जब नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा किया तो अंग्रेजों ने घटना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिसे कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। उन्होंने इसे एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल किया। नवाब को एक जालिम शासक दिखाया ताकि अपनी सैनिक कार्रवाई को सही ठहरा सकें। लेकिन अगर आप कागज पर देखें तो यह कोई मुकाबला ही नहीं था। कहाँ नवाब की करीब 50,000 की फौज और कहाँ कंपनी के सिर्फ 3,000 सैनिक। तो सवाल यह है कि अंग्रेज जीते कैसे? ये तो नामुमकिन सा लगता है ना? इसका जवाब है, वो लड़े ही नहीं, उन्होंने साजिश की। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के ही कमांडर मीर जाफर के साथ एक सीक्रेट डील कर ली थी, और जब लड़ाई का दिन आया तो मीर जाफर ने यह पक्का किया कि नवाब की ज्यादातर सेना बस तमाशा देखती रहे, लड़े ही नहीं। तो इस धोखेबाजी के बाद अंग्रेजों ने अपने आदमी मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया। उन्हें लगा चलो अब सब कंट्रोल में है, लेकिन असल में उनकी मुश्किलें तो अब शुरू होने वाली थीं। मीर जाफर, जिसे क्लाइव का गीदड़ तक कहा जाने लगा, उसे बहुत जल्दी समझ आ गया कि यह सौदा कितना महंगा पड़ा है। कंपनी लगातार पैसे की मांग कर रही थी। मांगें इतनी ज्यादा थीं कि देखते ही देखते बंगाल का पूरा खजाना खाली हो गया। जब मीर जाफर ने परेशान होकर अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए डचों से हाथ मिलाने की कोशिश की तो अंग्रेजों ने उसे फौरन गद्दी से हटा दिया और उसकी जगह बिठाया उसके दामाद मीर कासिम को। उन्हें लगा कि यह ज्यादा काबिल भी है और उनकी बात भी मानेगा, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली थी। और यहीं से कहानी पहुंचती है दूसरे और असल में निर्णायक झटके तक। इस बार कोई धोखा या साजिश नहीं थी, ये एक असली जंग थी। एक ऐसी लड़ाई जिसने सिर्फ बंगाल का नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया का भविष्य तय कर दिया। देखिए, मीर कासिम अपने ससुर मीर जाफर जैसा नहीं था। वो एक बहुत ही काबिल और होशियार शासक था। उसने आते ही अपनी आज़ादी हो फिर से कायम करने के लिए बड़े कदम उठाए। सबसे पहले तो उसने अपनी राजधानी ही मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर ली ताकि कलकत्ता में बैठे अंग्रेज़ों के असर से दूर रह सके, और साथ ही अपनी सेना को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन करना शुरू कर दिया। लड़ाई की जड़ वही पुरानी थी, दस्तक यानी ट्रेड परमिट। कंपनी के अफसर इन परमिट्स का इस्तेमाल अपने पर्सनल बिजनेस के लिए कर रहे थे, टैक्स बचा रहे थे। इसका नतीजा ये हो रहा था कि जो लोकल भारतीय व्यापारी थे उनका धंधा चौपट हो रहा था, क्योंकि वो इस तरह के कंपटीशन में टिक ही नहीं पा रहे थे। इस नाइंसाफी से तंग आकर मीर कासिम ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया। उसने कहा ठीक है, अब किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसने बंगाल के अंदर होने वाले व्यापार पर से सारे टैक्स ही हटा दिए।
इससे क्या हुआ? अंग्रेज और भारतीय व्यापारी सब एक लेवल पर आ गए। लेकिन अंग्रेजों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने इसे अपनी अथॉरिटी को खुली चुनौती माना और बस जंग छिड़ गई। शुरुआती कुछ लड़ाइयों में हारने के बाद मीर कासिम भागा जरूर, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक बहुत मजबूत गठबंधन बनाया। वो अवध के नवाब और यहां तक कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ जा मिला। अब ये लड़ाई सिर्फ बंगाल की नहीं रही थी। बक्सर के मैदान में एक बहुत बड़ी टक्कर की तैयारी हो चुकी थी। और जैसा मैंने पहले कहा, प्लासी के उलट बक्सर की लड़ाई एक असली जंग थी। यहां कोई धोखा नहीं था, सिर्फ आमने सामने की टक्कर थी। और इस लड़ाई में बेहतर डिसिप्लिन और मिलिट्री टैक्टिक्स के दम पर कंपनी की छोटी सी सेना ने एक बड़ी और निर्णायक जीत हासिल की। इस जीत ने यह साबित कर दिया कि अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। बक्सर की इस जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी। अब वो असली शासक थे और उन्होंने बंगाल पर अपने कंट्रोल को ऑफिशियल बनाने में जरा भी देर नहीं लगाई। रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही कह सकते हैं शातिर सिस्टम लेकर आया, जिसे डुअल गवर्नमेंट या दोहरी शासन व्यवस्था कहा गया। सिस्टम बहुत सिंपल था। कंपनी ने दीवानी अपने पास रख ली, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। सारा पैसा, सारी पावर कंपनी के हाथ में। और नवाब को क्या मिला? निजामत, यानी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की जिम्मेदारी। लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ना तो उसके पास पैसा था, ना ही सेना। मतलब पावर सारी कंपनी की और जिम्मेदारी सारी नवाब की। और बंगाल के लोगों के लिए यह सिस्टम एक तबाही साबित हुआ। यहां से पैसा पानी की तरह ब्रिटेन जाने लगा। यहां के लोकल उद्योग जैसे टेक्सटाइल सब बर्बाद हो गए। और इसका सबसे भयानक नतीजा था 1770 का अकाल, जिसमें लाखों लोगों की जानें गईं। तो ये था वो 1-2 पंच। प्लासी एक धोखा था जिसने कंपनी के लिए दरवाजा खोला। लेकिन बक्सर वो एक असली मिलिट्री जीत थी, जिसने उन्हें सिर्फ बंगाल का नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया का मालिक बना दिया। और यहीं से पूरे भारत पर कब्जे का रास्ता साफ हो गया। बंगाल पर यह कब्जा सिर्फ एक राजा के हटने और दूसरे के आने की कहानी नहीं है। ये एक नए तरह के एम्पायर की शुरुआत थी। एक ऐसा साम्राज्य जिसे कोई राजा नहीं, बल्कि एक कॉरपोरेशन चला रहा था। और ये एक ऐसा सवाल खड़ा करता है कि जब एक कंपनी को एक देश जितनी पावर मिल जाती है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मौजूद है।